नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो शिक्षण विधियों एवं शिक्षण के सिद्धांत से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में जुड़ने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा आप निःशुल्क उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और आज की सीरीज़ रहेगी सीरीज़ नंबर 21। ये भी आपको ध्यान रखना है, आज की सीरीज़ नंबर 21 ये रहेगी अपनी इम्पोर्टेंट, जो कि शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण के सिद्धांतों से रिलेटेड रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप 30 में से कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं वो भी आपके लिए चैलेंजेबल रहेगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट को याद करना भी कठिन रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो बताते रहें। और दोस्तों, अगर आप आज की प्रश्नोत्तरी से संबंधित PDF और इससे संबंधित आंसर की भी लेना चाहते हैं तो वो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसके माध्यम से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके प्रतिदिन की क्लासों की PDF और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आज से ही। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला आप अपनी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया है, ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट भी रहेगा। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि कौन सी है, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज की प्रश्नोत्तरी अपनी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 30 प्रश्न ऐसे हैं कि वो फैक्टों से रिलेटेड हैं, उसको सीधे ऐसे के ऐसे ही रटना पड़ता है, ये आपको बता देता हूँ मैं। तो शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर रहेगा दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, सबसे कमज़ोर शिक्षण की विधि कौन सी है, ये आपको बताना है कि सबसे कमज़ोर शिक्षण की विधि होती है वो कौन सी होती है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड पूछी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सामान्य शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, ये शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड पूछी गई है, यह आपको ध्यान रखना है। शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड ही शिक्षण विधि पूछी गई है। तो सबसे कमज़ोर शिक्षण विधि जो कि शारीरिक शिक्षा में सबसे कमज़ोर शिक्षण विधि मानी जाती है वो कौन सी होती है, ये पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर मिरर विधि, इनमें से कौन सी विधि है जो शारीरिक शिक्षा में सबसे कमज़ोर होती है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पाठ्य पुस्तक विधि सबसे कमज़ोर शिक्षण विधि मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये किस में, तो ये शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पाठ्य पुस्तक विधि। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न। और दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में आज की प्रश्नोत्तरी के बारे में भी कमेंट करके बताइए कि आज की प्रश्नोत्तरी भी आपको कैसी लगी। और अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको शानदार लगती है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 3। कौन सी विधि द्वारा हल वैज्ञानिक ढंग से निकाला जाता है, ये आपको बताना है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें वैज्ञानिक विधि के द्वारा किसी भी चीज़ का हल निकाला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें वैज्ञानिक ढंग से हल निकाला जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 में निरीक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि और वार्तालाप यानी डिस्कशन मेथड, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहेगा समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसमें वैज्ञानिक ढंग से किसी भी समस्या का हल निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 3
और दोस्तों अभी तक आपने मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल, जो कि इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसके द्वारा आप टेलीग्राम पर जाकर प्रतिदिन की क्लासों की महत्वपूर्ण PDF और उससे रिलेटेड आंसर की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी समूह द्वारा सीखने की विधियां हैं। यहाँ पे ग्रुप लर्निंग की कौन सी मेथड है यह बताना है। यहाँ पे निम्न में से कौन सी समूह के द्वारा यानी ग्रुप लर्निंग मेथड कौन सी है, ग्रुप के द्वारा सीखने की विधियां कौन सी है वो पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 में ये आपको मैं बता दूं दोस्तों, कार्यशाला विधि, विचार विमर्श विधि, वाद विवाद विधि या फिर उपरोक्त सभी इसमें से कौन सा आंसर ग्रुप लर्निंग यानी समूह द्वारा सीखने की विधियों में आएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा ग्रुप लर्निंग की जाती है, ये भी समूह में द्वारा सीखा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, कौन सी शिक्षण विधि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए श्रेष्ठ होती है। ये आपको बताना है कि जो प्राथमिक लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, बालक होते हैं, उनके लिए श्रेष्ठ रहेगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए पूछी गई है कि वो कौन सी श्रेष्ठ विधि है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कहानी विधि, वाद विवाद विधि, खेल कूद विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि, ये भी इनमें से कौन सी मेथड है जो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी साबित रहेगा, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, खेल कूद विधि प्राथमिक बालकों के स्तर के लिए श्रेष्ठ रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे बालक होते हैं वो कहानी भी नहीं पढ़ पाते हैं, वाद विवाद यानी डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं और प्रोजेक्ट के द्वारा भी सीख नहीं पाते हैं, लेकिन वो खेल के द्वारा आसानी से सीख जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो कौन सी विधि प्राथमिक स्तर के बालकों की श्रेष्ठ रहेगी, तो वो खेल कूद विधि रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 6। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताते रहे, और आपने कितना स्कोर 30 में से अचीव कर पाते हैं वो लास्ट में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपके लिए स्कोर अचीव करना भी चैलेंजेबल साबित रहेगा, क्योंकि आज की प्रश्नोत्तरी फैक्टों से रिलेटेड रहेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6, सबसे श्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी होती है, ये आपको बताना है कि सबसे श्रेष्ठ शिक्षण की विधि है वो कौन सी है। यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ पूछी गई है वो विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। यानी इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ शिक्षण की विधि होती है वो जटिल होती है, सरल होती है, या विद्यार्थियों पर आधारित होती है, शिक्षक पर आधारित होती है। तो सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, विद्यार्थियों पर आधारित होती है वो शिक्षण विधि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, विद्यार्थियों पर आधारित शिक्षण विधि सबसे श्रेष्ठ शिक्षण विधि मानी जाती है, टीचिंग मेथड मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, निम्न में से शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं, ये आपको बताना है कि निम्न में से शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं। ये यहाँ पे दोस्तों शिक्षण के सिद्धांत पूछे गए हैं, तो निम्न में से शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं ये आपको बताना है। तो क्रिया का सिद्धांत, जीवन संबंधी सिद्धांत, रोचकता का सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है इनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिया, जीवन संबंधी और रोचकता का सिद्धांत सभी उपरोक्त सभी, इसमें सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 में शिक्षण के सिद्धांत उपरोक्त सभी होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 8। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप ज़रूर कमेंट में बॉक्स में बताते रहें, और आज की प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड PDF और आंसर की प्राप्त करने के लिए आप दिए गए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन करके टेलीग्राम पर आप प्रश्नोत्तरी की PDF और आंसर की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 8, मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, ये भी आपके लिए इजी हो रहेगा दोस्तों। तो मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है। तो जो शिक्षण की विधि होती है मोंटेसरी विधि, इसके प्रतिपादक कौन है, तो जॉन डीवी, अरस्तु,
मेरिया मोंटेसरी या फिर फ्रोवेल, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा वैज्ञानिक या कौन सा प्रतिपादक मोंटेसरी विधि का प्रतिपादक रहेगा। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मेरिया मोंटेसरी। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा मेरिया मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, शिक्षण की डाल्टन विधि का प्रतिपादक कौन है, ये भी आपको बताना है। और दोस्तों मैं आपको ज़्यादातर बता दूं कि शिक्षण विधियों से रिलेटेड प्रश्न में ज़्यादातर प्रश्न इसके प्रतिपादक या इनके जनक से रिलेटेड प्रश्न ही पूछ लिया जाता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियों के जनक तो याद रखने ही है। तो शिक्षण की डाल्टन विधि यहाँ पे कौन सी विधि है, तो वो डाल्टन विधि है और इसके प्रतिपादक कौन है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 9, शिक्षण की डाल्टन विधि का प्रतिपादक कौन है। आर्मस्ट्रॉन्ग, फ्रोबेल, हेलेन पार्कहर्स्ट और जॉन डीवी, इनमें से कौन सा डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर रहेगा दोस्तों मिस हेलेन पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि के प्रतिपादक रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, और ज़रूर आज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए आज की प्रश्नोत्तरी भी आपको कैसे लगी। और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों में आप सुबह 8 बजे जुड़ना न भूलें, और वो भी अपनी इम्पोर्टेंट क्लासेज चल रही हैं कि वो इंजरी यानी चोट से रिलेटेड जो क्लासें हैं वो अपनी इम्पोर्टेंट क्लासें आज भी थी और कल भी इससे रिलेटेड क्लास ही रहेगी, तो इनसे भी जुड़ना न भूलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10, खेलों को शिक्षा का साधन किसने कहा, ये आपको बताना है। खेलों को शिक्षा का साधन किसने कहा, यहाँ पे जो खेलों के बारे में बताया गया है कि खेलों को शिक्षा का साधन किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग, कार्ल ग्रूस, जॉन डेविस, सिगमंड फ्राइड, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा ये आपको बताना है। तो खेलों को शिक्षा का साधन कहने वाला और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 कार्ल ग्रूस। यहाँ पे दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड क्लास भी RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर डाल दी है, तो उसको भी आप ज़रूर ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप क्लासेज को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि ऐसे प्रश्नों का आप आसानी से आंसर दे सके। तो खेलों को शिक्षा का साधन मानने वाला कार्ल ग्रूस रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है कार्ल ग्रूस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, निम्न में से खिलाड़ी किस विधि के द्वारा सबसे अच्छा सीखता है, ये आपको बताना है कि निम्न में से खिलाड़ी किस विधि के द्वारा सबसे अच्छा सीखता है, यह आपको बताना है। सबसे अच्छा किस विधि के द्वारा सीखता है, यानी प्रोजेक्ट विधि, यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि, डेमोन्स्ट्रेशन विधि, लेक्चरर मेथड और डाल्टन विधि, इनमें से कौन सी विधि के द्वारा खिलाड़ी सबसे अच्छे से सीख पाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि के द्वारा खिलाड़ी सबसे अच्छा सीखता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो प्रदर्शन किया जाता है वो देख के यानी सामने देख के ही प्रदर्शन को आसानी से सीखा जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो डेमोन्स्ट्रेशन विधि के द्वारा ही किसी चीज़ को सीखा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, निम्न में से प्रदर्शन विधि का मुख्य कारक कौन सा है। यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसका मुख्य कारक यानी मेन फैक्टर कौन सा है, ये आपको बताना है कि विधि कौन सी है। तो प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन विधि है और इसका मुख्य कारक कौन सा रहेगा, ये आपको बताना है। तो समस्या समाधान करना, अंग संचालन या कौशल का प्रदर्शन या फिर वाद विवाद, इनमें से कौन सा कारक प्रदर्शन विधि का मुख्य कारक रहेगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कौशल का प्रदर्शन यानी स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन, किसी भी तकनीक का डेमोन्स्ट्रेशन उसका प्रदर्शन विधि का मुख्य कारक रहता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रदर्शन विधि के अंदर यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर किसी भी चीज़ का प्रदर्शन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, आदेश विधि का रूप कौन सा होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो आदेश विधि है इसका रूप कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे विधि कौन सी है, तो वो आदेश विधि जिसे अपन इंग्लिश में कमांड मेथड कहते हैं। तो आदेश विधि का रूप कौन सा है, यानी वाद विवाद करना, आदेश का अनुसरण करना, समस्या का समाधान करना या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पे आदेश विधि का रूप कौन सा रहेगा,
तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, आदेश का अनुसरण करना आदेश विधि यानी कमांड मेथड का मुख्य रूप होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ को अपन किसी भी मान लो कि सामने स्टूडेंट है और उनको कुछ भी काम करवाना है तो आदेश विधि देंगे और आदेश यानी कमांड देंगे और वो कमांड के द्वारा ही जैसे अपन बोलेंगे जिसका उसका अनुसरण वैसे ही करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो आदेश का अनुसरण करना आदेश विधि का रूप होता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताते रहे, और आप आज के इस प्रश्नोत्तरी में कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं वो भी ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड आपको पीडीएफ और इसकी आंसर की भी चाहिए तो आप आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के नाम से या फिर दिए गए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक के द्वारा पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए अपना प्रश्न नंबर 14। शिक्षक केवल व्याख्यान करता है और विद्यार्थी सिर्फ सुनते हैं तो विषय वस्तु कितना प्रतिशत याद रहती है, यह आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे शिक्षक क्या कर रहा है तो वो केवल लेक्चरर दे रहा है या फिर व्याख्यान कर रहा है और विद्यार्थी सिर्फ उसे सुन ही रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो विषय वस्तु जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका कितना प्रतिशत याद रहेगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 जिसमें कि शिक्षक लेक्चरर दे रहा है, विद्यार्थी सिर्फ उसे सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो उस विषय वस्तु यानी कंटेंट को कितना प्रतिशत याद कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 20% ही याद कर पाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है दोस्तों, अगर व्याख्यान किया जा रहा है सिर्फ उसको लेक्चरर के द्वारा समझाया जा रहा है, उसको दिखाया नहीं जा रहा है, तो सिर्फ 20% को ही विद्यार्थी याद कर पाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 20%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, शिक्षक विद्यार्थियों को केवल विषय वस्तु को दिखाता है तो विषय वस्तु कितना प्रतिशत याद रहती है। दोस्तों यहाँ पे जो 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था उसके अपोजिट प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे शिक्षक क्या कर रहा है तो केवल विषय वस्तु को दिखाने का काम कर रहा है, यहाँ पे दिखाता है, और विषय वस्तु को कितने प्रतिशत विद्यार्थी याद कर पाते हैं देखने के बाद में। तो दोस्तों मैंने बताया था इससे पहले वाले प्रश्न नंबर 14 में क्या बताया था, उसमें बताया था कि शिक्षक केवल व्याख्या कर रहा है यानी लेक्चरर दे रहा है, उसके द्वारा 20% सीख पाते हैं। लेकिन 15 नंबर प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया कि विषय वस्तु को दिखाया जाता है तो उसमें विद्यार्थी कितने प्रतिशत याद कर पाते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिखाने के बाद में विद्यार्थी याद कर पाएंगे, और प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 30% याद कर पाते हैं, दिखाने के बाद में 30% याद कर पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को विषय वस्तु को दिखाया जाता है और फिर उनके बारे में बताया जाता है, तब विद्यार्थी कितना प्रतिशत याद कर पाते हैं, यह आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विषय वस्तु को पहले तो दिखाया गया है फिर उसके बारे में बताया गया है यानी लेक्चरर भी दिया गया है। अब दोनों क्रियाएं होने के बाद में कितना प्रतिशत याद कर पाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 50% विषय वस्तु याद रहेगी। दोस्तों मैंने बताया था यानी केवल दिखाने के यहाँ पे केवल किसी विषय वस्तु के बारे में बताने पर वो 20% याद रहती है, या फिर उसको केवल दिखाया जाता है तो 30% याद रहती है। लेकिन अगर उसको दिखाया भी जाता है और उसके बारे में बताया भी जाता है तो वो 50% याद रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीनों प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट भी रहेगा। प्रश्न नंबर 17, शारीरिक शिक्षा में किस शिक्षण विधि की सबसे कम उपयोगिता होती है। यहाँ पे दोस्तों फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा में किस शिक्षण विधि की सबसे कम उपयोगिता होती है, यह आपको बताना है। जो उपयोगिता है वो सबसे कम किस शिक्षण विधि में रहेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कौन सी शिक्षण विधि में सबसे कम उपयोगिता रहेगी, यह आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर इम्पोर्टेंट भी रहेगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में किस शिक्षण विधि की सबसे कम उपयोगिता रहती है। यहाँ पे प्रदर्शन विधि,
विचार विमर्श विधि, व्याख्यान विधि या फिर अनुकरण विधि, यानी फिजिकल एजुकेशन में कौन सी विधि की सबसे कम उपयोगिता रहेगी? तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों व्याख्यान विधि, यानी लेक्चरर मेथड का सबसे कम उपयोग फिजिकल एजुकेशन में किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे कम उपयोग लेक्चरर मेथड का किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। और आज की प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड पीडीएफ और आंसर की प्राप्त करने के लिए आप आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज या फिर दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 18, कौन सी शिक्षण विधि सबसे प्राचीन मानी जाती है? ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो शिक्षण विधि है वो सबसे प्राचीन कौन सी है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे प्राचीन शिक्षण विधि में आदेश विधि, प्रदर्शन यानी कमांड मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चरर मेथड या फिर प्रोजेक्ट मेथड, इनमें से कौन सी रहेगी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि? तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों व्याख्यान विधि, यानी लेक्चरर मेथड सबसे पुरानी मानी जाती है। यह आपको ध्यान रखना है, सबसे पुरानी कौन सी है तो वो व्याख्यान विधि रहेगी, लेक्चरर मेथड रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, बाल गृह की व्यवस्था कौन सी शिक्षण विधि में की गई है? बाल गृह की व्यवस्था कौन सी शिक्षण विधि में की गई है ये आपको बताना है, यानी कौन सी में बाल गृह की व्यवस्था की गई है। यानी इसमें से जो डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, मोंटेसरी विधि या आदेश विधि, इनमें से कौन सी विधि में बाल गृह की व्यवस्था की जाती है? तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मोंटेसरी विधि के अंदर बाल गृह की व्यवस्था की जाती है, यानी छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बालकों के ग्रुप बनाकर शिक्षा दी जाती है। यह आपको ध्यान रखना है, यानी छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं, तो वो ग्रुप बना के जो शिक्षा दी जाती है वो मोंटेसरी विधि के अंदर बनाई दी जाती है, जिसे अपन बाल गृह भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 20। और दोस्तों अभी तक आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहे, ये भी आप ज़रूर करते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 20, बालचर विधि के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे बालचर विधि के प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है दोस्तों। विधि कौन सी रहेगी तो वो बालचर विधि रहेगी। और दोस्तों इससे रिलेटेड मैं पहले भी बता दिया है कि ज़्यादातर विधियों के इसके प्रतिपादक या जनक भी पूछे जाते हैं, तो आपको प्रत्येक विधि का जनक और इसका प्रतिपादक कौन है वो भी याद रखना ही है। तो बालचर विधि के प्रतिपादक कौन रहेंगे? यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग, लॉर्ड बेडेन पावेल, पार्कहर्स्ट और मेरिया मोंटेसरी। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लॉर्ड बेडेन पावेल को बालचर विधि का प्रतिपादक या जनक कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लॉर्ड बेडेन पावेल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, विचार विमर्श पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे डिस्कशन मेथड है दोस्तों। जो डिस्कशन मेथड जिसे अपन विचार विमर्श पद्धति बोलते हैं, उस विचार विमर्श पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों विचार विमर्श जिसे डिस्कस मेथड भी कहेंगे, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया ये आपको बताना है। मेरिया मोंटेसरी, फ्रोवेल, विलियम वुंट या फिर हैरी ए और स्ट्रीट। प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हैरी ए और स्ट्रीट। बाल विचार विमर्श पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वो हैरी ए और स्ट्रीट रहेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखने की बात रहेगी हैरी ए और स्ट्रीट। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ हल्की आवाज़ें भी सुनाई देगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। अपने को अपने लक्ष्य यानी फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की क्लास को लेना ही है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, कौन सी शिक्षण विधि में कौशल का पूर्ण प्रदर्शन किया जाता है? ये आपको बताना है कि कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें कौशल का यानी स्किल का पूरा प्रदर्शन किया जाता है, यह आपको बताना है इनमें से। और दोस्तों इजी भी रहेगी, आपने अगर थोड़ी बहुत भी शिक्षण विधियों में ऐसी विधि को पढ़ा है तो वो बिल्कुल इजी रहेगी। तो कौन सी शिक्षण विधि में कौशल का पूर्ण प्रदर्शन किया जाता है? तो अंश विधि, पूर्ण विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर व्याख्यान विधि।
तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पूर्ण विधि के अंदर यानी होल मेथड के अंदर ही कौशल का पूर्ण प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पे होल मेथड रहेगी, पूर्ण विधि रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 23। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताते रहे, क्योंकि आज की प्रश्नोत्तरी आपके लिए स्कोर में चैलेंजेबल साबित रहेगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज की प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी, लेकिन इसमें स्कोर भी अचीव कर पाना इतना आसान नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। कौन सी शिक्षण विधि में महिलाएं शिक्षण का कार्य करती है, ये आपको बताना है। कौन सी टीचिंग मेथड है जिसके अंदर महिलाएं शिक्षण का कार्य करती है, ये आपको बताना है दोस्तों इनमें रिलेटेड। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, बाल्चर विधि या फिर डाल्टन विधि, इनमें से कौन सी है जिसमें महिलाएं शिक्षण का कार्य करती है। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मॉन्टेसरी विधि में महिलाएं शिक्षण का कार्य करती है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मॉन्टेसरी विधि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24। और दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो दिए गए लिंक कमेंट बॉक्स में लिंक पे आप क्लिक करके प्रतिदिन की क्लासों की PDF और आंसर की भी आज से प्राप्त करना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24। बाल उद्यान विधि कौन सी शिक्षण विधि को कहा जाता है, यानी कौन सी शिक्षण विधि है जिसे बाल उद्यान शिक्षण विधि भी कहते हैं। बाल उद्यान विधि भी उसको कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मॉन्टेसरी विधि है, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि या फिर किंडरगार्टन विधि, इनमें से कौन सी विधि है जिसको बाल उद्यान विधि भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों किंडरगार्टन विधि को बाल उद्यान विधि भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। किंडरगार्टन विधि को बाल उद्यान विधि भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, कहानियाँ तथा गीतों के द्वारा शिक्षण कौन सी विधि में दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। जो कहानियाँ है और गीत है, यानी इनके द्वारा शिक्षण कौन सी विधि में दिया जाता है, यानी कौन सी विधि में कहानियाँ और गीतों के द्वारा सिखाया जाता है, ये सीधा सीधा पूछा गया है। तो कहानियाँ तथा गीतों के द्वारा शिक्षण कौन सी विधि में दिया जाता है। बाल्चर विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर उपरोक्त सभी में इनमें से कौन सी विधि है जिसमें शिक्षण का माध्यम कहानियाँ और गीतों के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों किंडरगार्टन विधि। ये भी आपको ध्यान रखना है। किंडरगार्टन विधि जिसके जनक कौन रहेंगे, किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल रहेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो किंडरगार्टन विधि में गीतों और कहानियों के द्वारा शिक्षण को सिखाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 26। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताते रहे, और आपने अभी तक कितना स्कोर अचीव किया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर शेयर करते रहे। और प्रतिदिन की सुबह अपनी 8 बजे जो क्लासेज होती है उसको लेना भी आप ना भूलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, शिक्षा में खेल प्रणाली को प्रारंभ किसने किया है, यह आपको बताना है कि शिक्षा के अंदर जो खेल प्रणाली है, एजुकेशन में जो स्पोर्ट्स प्रणाली रहेगी, खेल प्रणाली रहेगी, ये किसने प्रारंभ किया है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और पहले पूछा भी जा चुका है, यानी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, पहले पूछा भी जा चुका है ऐसा प्रश्न। तो शिक्षा में खेल प्रणाली को प्रारंभ किसने किया, फ्रोबेल, कोल्डवेल, कुक, जॉन डेवी या फिर रूसो, इनमें से कौन रहेगा जिसने शिक्षा में खेल प्रणाली को लागू किया है। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोल्डवेल कुक ने शिक्षा में खेल प्रणाली को लागू किया है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोल्डवेल कुक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, कक्ष में शिक्षण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है कि क्लासरूम के अंदर जो शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है वो कौन सी होती है। यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, कक्ष के अंदर जो शिक्षण दिया जाता है वो कौन सी पद्धति में अपनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है और इजी भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए।
प्रदर्शन विधि, अंश विधि, पूर्ण अंश पूर्ण विधि या फिर लेक्चरर मेथड यानी व्याख्यान विधि, इनमें से कौन सी विधि है जो कक्ष में शिक्षण के लिए अपनाई जाती है? इम्पोर्टेंट रहेगा और दोस्तों आसान भी रहेगा उत्तर देना। तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों व्याख्यान विधि यानी लेक्चरर मेथड कक्ष के अंदर शिक्षण की विधि, शिक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति रहेगी। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, आदेश का संबंध किससे है ये आपको बताना है। दोस्तों आदेश का संबंध यानी आदेश का संबंध किससे है ये पूछा गया है। और दोस्तों ये प्रश्न पहले शारीरिक शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट भी रहेगा। और दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, यानी इसका इंग्लिश वर्जन ही आपको बताना है। तो आदेश का संबंध किससे है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था। तो आदेश का संबंध रहेगा दोस्तों यहाँ पे कमांड से, यानी इंग्लिश में अपन आदेश को कहेंगे कमांड और इसको कमांड मेथड से रहेगा। तो इसको पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न पहले। तो आदेश का संबंध कमांड से रहेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रतियोगिता और इनसे नहीं रहेगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 29 और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। आदेश विधि की कौन सी विशेषता नहीं होती है ये आपको बताना है कि आदेश विधि जिसे अपन कमांड मेथड कहते हैं, आदेश विधि में कमांड मेथड कहते हैं, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछा गया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आदेश विधि देते हैं यानी आदेश देते वक्त अपने को किन किन चीज़ों का किन किन बातों का ध्यान रखना है वो पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सही और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, यानी कमांड देते वक्त सही और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, कम से कम व्याख्या होनी चाहिए, प्रभावशाली आदेश होना चाहिए या फिर अधिक से अधिक व्याख्या होनी चाहिए। इनमें से कौन सा है जो कि आदेश विधि की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आदेश विधि में कम से कम व्याख्या होनी चाहिए, प्रभावशाली आदेश भी होना चाहिए और सही और स्पष्ट उच्चारण भी होना चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कमांड मेथड यानी आदेश विधि में ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं। ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो वो कौन सी विधि रहेगी दोस्तों, तो वो लेक्चरर विधि यानी व्याख्यान विधि रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा गया है आदेश विधि के बारे में, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों अधिक से अधिक व्याख्या नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर लास्ट रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 30। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने 30 में से कितना स्कोर अचीव किया है वो भी आप बताते रहें। और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की रिलेटेड PDF और आंसर की प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक पे आप ज्वाइन करके प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की PDF और आंसर की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 30, करके सीखना कौन सी विधि से संबंधित है ये आपको बताना है। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, ये कौन सी विधि से संबंधित है? करके सीखना यहाँ पे पूछा गया है, करके सीखना कौन सी विधि से संबंधित रहेगा ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। तो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना व्याख्यान विधि में, प्रोजेक्ट विधि के अंदर, या फिर आदेश विधि या फिर आगमन विधि, इनमें से कौन सी विधि है जिसके द्वारा करके सीखा जाता है? तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के अंदर करके सीखा जाता है। किसी भी क्रिया को करके सीखने के लिए वो प्रोजेक्ट मेथड रहेगी। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया है और 30 में से आपने कितना स्कोर अचीव किया है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और PDF और आंसर की प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको आप ज्वाइन करके PDF और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी और इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों सुबह अपनी प्रतिदिन की क्लासों में, सुबह 8 बजे फिर से मिलते हैं। और कल अपनी सुबह फिर से क्लास रहेगी इंजरी यानी चोट से रिलेटेड पार्ट नंबर 2। तो आज की प्रश्नोत्तरी में इतना ही, धन्यवाद।